गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। हाजिर है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन रहती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे और समझाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कई रिपोर्टर्स जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर के बड़े कारोबारी पीयूष जैन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज कानपुर कोर्ट में पीयूष जैन को पेश किया जाएगा। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 257 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और कार्रवाई अभी भी जारी है। खबर है कि आगे की कार्रवाई के लिए पीयूष जैन को कानपुर से अहमदाबाद भी ले जाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के इत्र कारोबारी पर लगातार आईटी विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 257 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है, बरामद किया है। कानपुर और कन्नौज में अभी भी छापेमारी चल रही है पीयूष जैन के ठिकानों पर। और अब ऐसी खबर आ रही है कि पीयूष जैन को कानपुर से आईटी की टीम अहमदाबाद भी ले जा सकती है। तो कानपुर के बड़े कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज कानपुर कोर्ट में पीयूष जैन की पेशी होनी है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं। करीब 257 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश आईटी इंटेलिजेंस की टीम ने बरामद किया है। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी भी पीयूष जैन के मुख्तलिफ अलग अलग ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। और जो खबर है उसके मुताबिक आज पॉसिबल है कि पीयूष जैन को कानपुर से अहमदाबाद आईटी की जो टीम है ले जाए, ताकि आगे की जो तफ्तीश है, आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको और आगे बढ़ा जा सके। ये बोरे देखिए, इन बोरों में कैश भरा हुआ है। जरा सोचकर देखिएगा, 257 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश, जिसे गिनने में आईटी विभाग को कई दिन लग गए। ये देखिए, कुल 6 बोरियां हैं जिनमें सिर्फ कैश भरा हुआ है। और पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में, तमाम और मसलों के आरोप में आईटी टीम ने गिरफ्तार किया है। मेरे सहयोगी आदर्श इस खबर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और बताएंगे। आदर्श, बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आया है और अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है बस। बिल्कुल, 257 करोड़ रुपए अब तक कानपुर और कन्नौज की छापेमारी से बरामद हुए हैं। 177 करोड़ रुपए कानपुर में, तो वहीं 80 करोड़ के आसपास कन्नौज में बरामद हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी बरामदगी जो है नगद धनराशि के तौर पर हुई है। इसके साथ ही साथ सोने के बिस्किट, चांदी के बिस्किट, सोने के सिक्के और ऐसी तमाम चीजें बरामद हुई हैं कन्नौज के छापेमारी के बाद। और कल देर रात को ही पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से। और माना जा रहा है कि उसको अहमदाबाद मुख्यालय पुलिस में जाया जाएगा। इसके साथ साथ और पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये पूरी कमाई उनकी है या फिर उनके साथ, जैसा कि बताया जाता है कि एक बड़े पान मसाला कारोबारी का भी संबंध है, तो क्या वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके पैसे भी हैं या नहीं है, और आखिर इतने पैसे आए कहां से, और इन पैसों को नगद फॉर्म में रखकर इसका इस्तेमाल कहां होने वाला था। ये तमाम चीजों की पूछताछ के लिए आज आईटी इंटेलिजेंस की टीम और इनकम टैक्स की टीम साझा पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करेगी। और पेश करने के बाद हो सकता है कि अहमदाबाद लेकर जाए। आदर्श, जिस हिसाब से गोल्ड मिला है, जिस हिसाब से कैश मिला है, अब अहमदाबाद ले जाने की तैयारी है। इसी लेके कोई खबर आ पाई है कि कौन कौन से ठिकाने और हैं जहां पर पीयूष जैन ने कैश छुपा रखा है, या कहां जहां पर अभी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने की खबरें आ रही हैं, और कौन कौन से ठिकाने हैं? देखिए, कानपुर में सबसे पहली रेड हुई थी, कन्नौज पैतृक घर है वहां पर रेड हुई है। मुंबई में कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि रेड होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में भी एक घर है और वहां पर भी अगर सबूत मिलते हैं और जरूरत पड़ती है तो इंटेलिजेंस की टीम जो है वहां पर भी रेड करेगी। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कम से कम जो देश में अपने देश के अंदर जो भी इनके ठिकाने रहे हैं पीयूष जैन के, उन जगहों पर छापेमारी हो सकती है। हालांकि पीयूष जैन का जो कन्नौज का घर है
उस कैंपस में इनके 4 घर हैं और उन्हीं घरों की छापेमारी में ही काफी लंबा वक्त लग रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार ये छापेमारी चल रही है और 4 दिनों की रेड में 80 करोड़ रुपए नकद और साथ ही साथ कई सोने चांदी के बिस्किट और ईंट बरामद हुई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस पूरे कैंपस को, इस चारों घरों को खंगालने के बाद ही आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी ठिकाने हैं और जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और उन सभी जगहों पर छापेमारी भी की जाएगी। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। तो बड़ी कार्रवाई है, बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अभी भी जैसा कि आदर्श बता रहे थे, अलग अलग ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई अभी भी चल रही। अब बढ़ते आगे। अब बात देश में फैल रहे ओमाइक्रॉन से जुड़े खतरे की। दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ देश में ओमाइक्रॉन के केस में 500 के ज्यादा संख्या पहुंच चुकी है, 500 के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है, जिसमें ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव टालने पर फैसला हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ओमाइक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे के बीच अब जो कुल केसेस की संख्या है करीब 500 पहुंच चुकी है और इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर क्या हालात होंगे, क्या स्थितियां होंगी, चुनाव होने हैं, नहीं होने हैं, टलने हैं, इस पर आज एक बड़ी बैठक होनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग की बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रूपरेखा पर बातचीत होगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या चुनाव कराना ठीक होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रैलियां करना, ऐसे में बड़े पैमाने पर इलेक्शंस में शामिल होना लोगों का एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा गया था हाईकोर्ट के जरिए कि आप टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, अखबारों के जरिए प्रचार को ज्यादा बेहतर तरीके से करिए। अगर भीड़ बढ़ती है, लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो कोविड का जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही, तीसरी लहर की बातचीत चल रही है, वो लगभग तय हो जाएगी। और दिक्कत इस बात की कि अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर देश भर में लॉकडाउन की स्थिति फिर पैदा हो सकती है। मेरे दो सहयोगी इस खबर पर बात करने के लिए जुड़े हैं। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, वरुण भसीन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं गौरव का रुख करूंगा। गौरव, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय उसमें शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का डर सभी को है कि अगर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं आगे चल के। बिल्कुल, देखिए, बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इस बात के लिए गुजारिश की थी सरकार से, चुनाव आयोग से, कि अगर वो हो सकता है तो जो चुनाव है खास करके उत्तर प्रदेश में, उनको जो है वो टाल दे या 2-3 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। और इन तमाम बातों को लेकर, जिस तरह की स्थितियां और जिस तरह की भीड़ और ओमाइक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज 11 बजे चुनाव आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक इस बात को तय करेगी कि किस तरीके से आने वाली राजनीतिक रैलियों में, खास करके जो भीड़ हो रही है, जो जुटान हो रही है, वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए आगे क्या कोई नई गाइडलाइन की जरूरत पड़ सकती है, या रैलियों में किसी तरह की संख्या सीमित करने या किसी और तरह के कदम उठाए जाए। इसको लेकर ये स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश में खास करके चुनाव आयोग की विशेष टीमें जो है वो पहले ही भेज दी गई हैं, जिनका काम है कि वो रोज 7 बजे रोजाना की स्थिति, जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई रिपोर्ट शाम को 7 बजे रोजाना सौंपेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आ सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद। और मैं आपको बता दूं कि कल से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो उत्तर प्रदेश में होगी और 28 तारीख को जो रीजनल और नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद वो पुलिस और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हिस्सेदार हैं, जो चुनाव करवाएंगे, शामिल रहेंगे, उनके साथ बैठक करके 30 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो जमीनी रिपोर्ट है और जो आने वाली विपदा है, जिस तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको लेकर किस तरह का फैसला लेना है, ये इसी चीजों को बड़ी बात यही है और बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही, क्या चुनाव टल सकते हैं, क्या चुनाव टलेंगे। मेरे सहयोगी वरुण भी मेरे साथ है। वरुण, इतनी कोशिशों के बाद, इतने एहतियातों के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। अब कुल केसेस की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है।
बिल्कुल, देखिए अगर स्थिति की हम बात करें, खासकर राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वो स्थिति इस वक्त खराब होती जा रही है। दिल्ली में कल की अगर हम बात करें तो 250 के आसपास केसेस आए, जो कि एक अपने आप में बड़ा उछाल है। पिछले 6 महीने में इतने ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले थे, यानी कि साफ तौर पे अब वो जो कोविड है वो बढ़ रहा है, ये आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उस कोविड की साथ एक जो बड़ी समस्या शुरू हुई है हमारे साथ, वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसके साथ अब वो आंकड़े पूरे देश भर में बढ़े हैं, वो तेजी से फैलता है। लोग बाजारों में उसी दौरान भीड़ कर रहे हैं जब ओमिक्रॉन इंतजार कर रहा है कि किस तरह से मैं अपने आप को बढ़ा पाऊं, और यहां पर लोग वो गलती कर रहे हैं, वो बाजारों में ये गलती हो रही है। वो जिस तरीके से के विजुअल्स हम लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पे दिखा रहे हैं, आप देखिए हर बाजार में दिल्ली की भीड़ है। और उसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने इस वक्त वो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो कर्फ्यू रहेगा, और अगले आदेश तक लगा दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली सरकार को भी पता है कि कब तक स्थिति सुधरेगी, ये शायद वो खुद भी नहीं जानते हैं। और अब सबसे बड़ा संयम जो लोगों को रखना है वो ये है कि अब वो बाजारों में जब उतरे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, क्योंकि अब वो वापस से समय आ गया है जिस तरह की तस्वीरें हमने दूसरी लहर के दौरान देखी थी, जो कि अप्रैल और मार्च के आसपास हमने जो तस्वीर देखी थी, वो वापस तक तैयार ना हो। क्योंकि आज से जो आंकड़ा कल 250 के मामले आए हैं वो जून में आया था, वो जून था जब वो एक वेव गिर रही थी। तो ये वेव एक पीक होने वाली वेव हो सकती है कि किस तरह से वो वेव अपने आप को एक बार फिर से पकड़ रही है। यानी कि वो आंकड़े आज 250 हैं, और अगर आज हमने वो संयम नहीं बरता, यानी कि लोग अगर बाजारों में इसी तरह से घूमते रहे फिरते रहे, तो अब उनको वो आंकड़ा आज से वो 250 के बाद 500, 500 से 1000, और वापस से जैसे 28 से 30,000 एक दिन में दिल्ली में मामले आते थे, वो स्थिति पैदा हो सकती है। और उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार इस वक्त सतर्क भी है, और दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुड़गांव, हर जगह पर इस वक्त वो आंकड़ों में एक उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जो ओमिक्रॉन के मामले अभी 500 दिख रहे हैं, क्या वो वाकई 500 है, या फिर वो 500 से अपने आप और ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। तो इन सब चीजों के बीच में जिस तरह से बाजार में भीड़ है, तो सबसे बड़ा दायित्व इस वक्त तो लोगों का है। जी वरुण, आप भी साथ रहिएगा, गौरव आप भी साथ रहेगा। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। इधर दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। आज रात करीब 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू लगने वाला दिल्ली छठा राज्य बन गया है। इससे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया था। तो लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सरकार एहतियात बरत रही है, और इस बीच दिल्ली ऐसा छठा राज्य है जहां पर आज रात से नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं होगी, और सरकार एहतियात बरत रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोग कितने लापरवाह हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के केस को देखते हुए सबसे पहले केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सरकारों के अलावा दिल्ली का बाजार व्यापार संघ भी मार्केट में बढ़ती भीड़ को कम करने को लेकर काफी सक्रिय है। इसीलिए 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन क्या इन लोगों की कोशिशों के अलावा दिल्ली वाले भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? ये सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सबसे पहले पहुंची सरोजनी नगर मार्केट में, और यहाँ हमारे कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया आप भी देखिए। प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाई और यहाँ पर ऑड इवन नियम लागू किया, लेकिन उसके बावजूद देखिए, तस्वीर देखिए कि लोग किस तरीके से बेकाबू होते हुए भीड़ में तब्दील हो रहे हैं, और ये भीड़ जो है किस तरीके से संक्रमण के प्रसार में अपना सहयोग कर रही है। क्योंकि ये जो भीड़ है, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जाने और अनजाने दोनों तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है, उस संक्रमण को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट का ये हाल देखने के बाद चिंता बढ़ना लाजमी था, लेकिन सवाल था कि क्या ये दिल्ली में एक अकेली मार्केट की तस्वीर थी या दूसरी मार्केट में भी यही लापरवाही है? तो जवाब जानने के लिए हम पहुंचे जनपद, और यहाँ हमें सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इस वक्त जनपद मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको नजर आ रही है, और दुकानदार जरूर हैं जो बिना मास्क के आपको नजर आएंगे। देखिए वो दुकानदार हैं जिनके पास काफी सारे ग्राहक पहुंचते हैं, और वो खुद यहाँ बिना मास्क के मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से पुख्ता कदम उठा रही है, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते नियमों में दावत दे रही है कि कोई अनहोनी हो। क्योंकि जिस तरीके से लोग मार्केटों में निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है, वो अपने आप में साफ दर्शा रही है कि लोग लापरवाही
बरत रहे हैं तो ये लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम। तो लापरवाही बड़ी हो रही है और खतरा भी बड़ा होगा। रुक करते अगली बड़ी खबर का। पंजाब में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी और कैप्टन ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में आज पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होनी है, जिसमें पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं पंजाब में नए साल के पहले सप्ताह में पीएम मोदी की रैली का भी प्लान है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई है। सूत्रों की माने तो पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से बीजेपी 70 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। दिल्ली में आज होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है और अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक 70 से 82 सीटों पर बीजेपी और बाकी की सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। मेरी सहयोगी रंजीता झा मेरे साथ इस खबर को समझाने और बताने के लिए जुड़े हैं। रंजीता, ये वही फॉर्मूला है जो कभी अकाली दल और बीजेपी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए चुनाव के दौरान होता था? बिल्कुल, लेकिन इस बार देखना होगा कि पंजाब में अमूमन ये रहा है कि बीजेपी अकाली की बी पार्टी रही है, लेकिन क्या इस बार जब कैप्टन के साथ बीजेपी गठबंधन कर रही है तो सीट शेयरिंग क्या रहेगा, किन बातों पर कैप्टन की सहमति बनेगी और किस बात पर बीजेपी मुहर लगाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज कैप्टन दिल्ली में है और सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कैप्टन की मुलाकात हो सकती है। पंजाब के बीजेपी के जो पंजाब के प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे 2 दौर की बैठक हो चुकी है कैप्टन की। एक पंजाब में हुई थी और एक हाल के दिनों में दिल्ली में उनके आवास पर जाकर कैप्टन ने मुलाकात की थी। आज की जो बैठक है उसको इसलिए भी अहम कहा जा रहा है क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कैप्टन को कितनी सीटें बीजेपी दे रही है और बीजेपी खुद कितनी सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर आज फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अनाउंसमेंट है या नहीं, घोषणा करेंगे या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर घोषणा करेंगे तो क्या वो दिल्ली में करेंगे या पंजाब में, इसको लेकर भी आज की बैठक में फैसला होगा। और हिमांशु, इसीलिए ये बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक के बाद ही तय होगा कि कैप्टन को किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। और कैप्टन की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, उन्होंने हमेशा जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस को जो है हराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सिद्धू को हराना उनकी प्राथमिकता है। तो ऐसे में कौन कौन सी सीटें हैं जहां कैप्टन की पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेगी और चुनौती यही रहेगी कि कांग्रेस को शिकस्त दे। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार कर रही है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। ऐसे में बीजेपी और कैप्टन की जो ये गठजोड़ है, इस पर सबकी नजर है क्योंकि एक कैप्टन की तरफ से जो चुनौती दी गई है उसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। तो आज की बैठक पर न सिर्फ दिल्ली में जरूर ये बैठक है, लेकिन निगाहें पंजाब की भी इस पर टिकी रहेगी। रंजीता, ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक बड़ी रैली भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, नए जो बड़े नेता हैं, वीआईपी नेता हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि नेताओं की बड़ी रैलियां की जाए। कांग्रेस की भी बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी की बैठक के रैली को लेकर चर्चा हुई क्योंकि राहुल गांधी दूसरे जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेकिन अब तक पंजाब में उनकी कोई रैली जो है वो प्रस्तावित नहीं हुई है। उसी तरह से बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी प्लान जो है वो कर रही है। पहली जो नजर रहेगी बीजेपी की वो उत्तर प्रदेश पर है। पंजाब भी उनके लिए एक चुनौती है क्योंकि अकाली से गठबंधन टूटने के बाद एक उम्मीद जो है वो कैप्टन के साथ उनकी जुड़ती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर बड़े नेताओं की रैलियां होनी है, प्रस्तावित है और उसको लेकर योजनाएं भी चल रही है। बिल्कुल, पंजाब को लेकर जिस तरह सियासी समीकरण बदल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी का साथ आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पन बिजली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। मंडी में सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोपहर करीब 12 बजे
प्रधानमंत्री रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसे 6 राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया है। ये परियोजना दिल्ली की पानी की कमी को पूरा कर सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश की मंडी में हैं और 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इन योजनाओं के उद्घाटन करने से हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे, कारोबार के मौके बढ़ेंगे, साथ ही साथ इलाके का विकास और विस्तार भी हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में। 11,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात वहां की जनता को मिलेगी। साथ ही साथ 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। रेणुका जी डैम परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली में जो पानी की किल्लत होती है, दिल्ली में जो पानी की दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर हो पाएंगी, हालात और बेहतर हो पाएंगे। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। खबर के मुताबिक अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स के साथ मुठभेड़ की खबर है और मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। खबर के मुताबिक मौके पर लगातार फोर्सेस सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। तेलंगाना के कोट्टागुड़म एमपी सुनील दत्त के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ सेना और फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं। बड़ी खबर यह आ रही, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए सूत्रों के मुताबिक। और जयप्रकाश सिंह मेरे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए और इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों का मनोबल भी कमजोर होगा और उनकी ताकत भी। बिल्कुल, जिस हिसाब से फोर्सेज जो है अंदरूनी इलाकों में जो है कार्रवाई कर रही है और जंगल में घुस कर जो है नक्सलियों का मुकाबला कर रही है, उसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे सुकमा जिले के आसपास जो है ग्रे हाउंड फोर्स, तेलंगाना की फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के नेतृत्व में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिस ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुबह ये एक मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में जो है 6 से ज्यादा नक्सली के मारे जाने की सूचना है और कुछ जो है हथियार भी बरामद हुए। अभी फिलहाल जो पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, बताया जा रहा है कि जो है 50 से ज्यादा नक्सलियों की सूचना थी कि उस इलाके में मौजूद है, जिसमें जो है 6 नक्सली मारे जाने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा जो है और भी कई बॉडीज की सूचना मिल रही है कि नक्सली अपने साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपने साथी की बॉडी ले जाते हैं। तो फिलहाल पूरे इलाके में सर्चिंग चल रही है, फोर्स सर्चिंग कर रही है कि नक्सलियों की और बॉडी मिले या फिर कुछ हथियार मिले, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था उस पर सूचना मिली थी। बड़ी मीटिंग नक्सली यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड फोर्स है और छत्तीसगढ़ पुलिस के नेतृत्व में जो है ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। अभी जो खुलकर पूरी चीजें कुछ घंटों बाद आएंगी, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो पूरा जो है नक्सलियों का जयप्रकाश है। तो जयप्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मार गिरा सुरक्षा बलों ने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, साथ रहिए।